हेलो एंड फ़खैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी एक इम्पोर्टेंट 2 खबरें आ रही हैं और दोनों का ताल्लुक इस रीजन से है, यानी हमारे जो इंडो पैसिफिक है या फिर हम इसको एशिया कहते हैं, साउथ एशिया से है, इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इसके साथ-साथ इंडोनेशिया। ब्रिक्स का नाम वैसे तो बहुत टाइम से हम सुनने को आ रहा होता है, हम सुनते रहते हैं, लेकिन लास्ट अगर 2 सालों को देखें तो ब्रिक्स काफ़ी उभर के सामने आया और दुनिया में एक ऐसे लग रहा है कि शायद ईस्टर्न जो वर्ल्ड है उसका एक ब्लॉक के तौर पे शेप अप हो रहा है। हालाँकि इन कंट्रीज़ के वेस्टर्न वर्ल्ड से भी बहुत अच्छे मरासिम हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी रिसेंटली इंडोनेशिया बाकायदा मेंबर बना है ब्रिक्स का और वहाँ के प्रेसिडेंट ने विज़िट करना है न्यू दिल्ली का। इंडिया के जो नेशनल डे होगा जनवरी में जो आ रहा होता है, उस पे उन्होंने आना है और बाकायदा ब्रिक्स की मेंबरशिप उनको मिल चुकी है। अब देखना ये है कि इस रीजन में पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा था कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स की मेंबरशिप मिले, लेकिन पाकिस्तान अभी तक उस चीज़ से दूर है। बट इंडिया ने सपोर्ट किया और इंडोनेशिया बन गया। क्या इसका इस रीजन के ऊपर या ब्रिक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ-साथ दूसरी जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है हमारे वेस्ट के जो नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया की और दुबई में ये मुलाकात हुई है, जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए कही जा रही है कि तालिबान आने के बाद वैसे तो कुछ 1 डेढ़ माह पहले भी एक डेलीगेशन दिल्ली से काबुल आया था और वहाँ पे भी मीटिंग हुई थी, लेकिन ये उससे बढ़कर इसलिए है कि बाकायदा अनाउंसमेंट्स ये आ रही हैं, ये खबरें आ रही हैं कि जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स इंडिया के चल रहे थे उसको रिवाइव किया जाएगा, दोबारा उस पे काम शुरू किया जाएगा और बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। वीज़ास की भी बात हुई है, जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं उनकी भी बात हुई है और बाकी कारोबारी जो ताल्लुकात हैं, बिज़नेस टाइज़ को भी मज़बूत किया जाएगा। ये खबर फॉरेन ऑफिस ऑफ अफगानिस्तान यानी काबुल से ये खबर उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे अमीर खान मुत्तकी साहब की तरफ से उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने दी है। इन दोनों खबरों को कवर करेंगे, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी कोशिश करेंगे और वर्ल्ड वाइड इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस पे भी बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन करें फर्स्ट टाइम, आप लोग देखते रहते हैं, एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उमेश अग्रवाल साहब जॉइनिंग मी इन माय शो। उमेश साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मेरे शो में आए। जय सिया राम फरत साहब। उमेश जी, ब्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स फोरम जब बना तो नाम तो उस वक्त भी था क्योंकि बड़ी ताकतें इसमें मौजूद है। ब्राजील है, हिंदुस्तान है, चाइना है, रशिया है और इसके अलावा मतलब साउथ अफ्रीका है। अब इंडोनेशिया ने ज्वाइन कर लिया। अच्छी इकोनॉमीज है, अगर देखा जाए तो शायद अब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज जो है वो यहाँ पर ब्रिक्स के अंदर मौजूद है। इंडोनेशिया के आने के बाद क्या देख रहे हैं इसके अंदर? वेस्टर्न ब्लॉक्स, हम यू की बात करते हैं, हम बहुत सारी चीजों की बातें करते हैं कि उन लोगों ने आपस में उनकी इस तरह की के टाइज मौजूद हैं। ईस्टर्न ब्लॉक तो मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि रशिया भी इसके अंदर है, वो ईस्ट का हिस्सा तो इस तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडोनेशिया के आने के बाद? और दूसरी बात, जो बातें हम सुनने को हमें आ रही थी कि जी लोकल करेंसी में ट्रेड एंड बिजनेस होगा और जो बिजनेस टाइज है आपस में इन कंट्रीज के मजीद बढ़ेंगी, उसके ऊपर क्या असर आपको नजर आ रहा है? देखिए ये जो ब्रिक्स है इसको इसका ये स्टार्टिंग में जब स्टार्ट ऑफ द सेंचुरी था 2000 में इसको कॉइन किया गया था। ठीक है, पहले ये BRIC था, फिर बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था। जी। और 2 साल पहले आपने देखा था कि कम से कम 5 या 6 नई कंट्रीज को हम इन्होंने इनवाइट भी किया था। जी। उसमें ब्रिक्स के अलावा ईरान, फिर बाद में यूएई। इथियोपिया, इजिप्ट और यूएई, इनको फुल टाइम मेंबर बनाया था। एग्जैक्टली। अर्जेंटीना को इनवाइट किया था, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ था। जी। सेकंड, सऊदी अरेबिया को भी या। इनवाइट किया था, पर आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने अटेंड भी नहीं किया जो ब्रिक्स समिट कजान में हुआ था। ठीक जी। है, तो मोरलेस वो भी क्लोज चैप्टर है। अब देखिए इसमें इंडोनेशिया ज्वाइन किया है। ब्रिक्स का अगर आप कंपोजिशन देखें तो इसमें रिसोर्स रिच कंट्रीज है। जी। रिसोर्स रिच कंट्रीज लाइक रशिया है, ईरान है, फिर बाद में इंडोनेशिया भी एक रिसोर्स रिच कंट्री है, निकल का तो उनके पास बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स हैं। यूएई है,
और इसमें वर्ल्ड की 2 बड़ी पॉपुलेशन कंट्रीज़ है, एक तो इंडिया है और एक चाइना है। तो जी, इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडोनेशिया के आने से क्या फ़र्क पड़ता है? जी, इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। इंडो पैसिफिक में इनका एक महत्व अलग है। वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है? उनके पास निकल का प्रोडक्शंस भी है और इंडोनेशिया में आपने देखा है कि वो अपना कैपिटल ही शिफ्ट कर रहे हैं, जकार्ता से नया कैपिटल ही बना रहे हैं। जी, और एक और एक चीज़ है कि इंडोनेशिया चाहता है कि वो उसका रिलायंस जो चाइना पे है, वो डाइवर्सिफ़ाई हो। और आपने देख लिया कि अभी जो प्रेसिडेंट आए हैं, प्राबोवो सुबियांतो, वो पहले एक मिलिट्री जनरल रह चुके हैं, फिर डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं और अब वो अभी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है आज रह चुके हैं। उनको मालूम है सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या है चाइना के साथ रहने के लिए, क्योंकि साउथ जी, चाइना सही में चाइना उनके बहुत सारे टेरिटरीज़ को अपना क्लेम कर रहा है। तो अब वो भारत के अंदर एक तरह से ही इज़ कमिंग एज़ अ चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। वो भारत के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है एलसीए तेजस, उसमें इंटरेस्टेड है। आकाश जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, उसके अंदर इंटरेस्टेड है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स है, उसमें इंटरेस्टेड है। जो उनके पास सुखोई का फ्लीट है, जिसको रशिया अभी मैनेज नहीं कर सकता है, उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसका मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग के लिए भी वो भारत के साथ करार करना चाहता है। लास्ट ईयर इजिप्ट के राष्ट्रपति आए थे सीसी साहब, ठीक जी, है? तो एक तरह से भारत का डीप एंगेजमेंट हो रहा है मुस्लिम वर्ल्ड पे और आपने देखा है कि मोदी साहब को अभी 8 अरब कंट्रीज़ ने उनके देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जी, किया है और उसमें सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है। तो एक बिल्कुल। तरह से अभी कुवैत कुवैत ने ने भी भी दिया अभी था। रिसेंटली दिया। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि इंडोनेशिया के आने से बहुत ज़्यादा एक फ़र्क पड़ता है। इंडोनेशिया के आने से लोगों को अब लग रहा है, देखिए भारत में बहुत सारी एक ऑपोज़िशन पार्टी है, जिन्होंने पोर्ट्रे किया कि नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है। बट अगर वो एंटी मुस्लिम रहते तो आप ये सोचिए यूएई में फर्स्ट हिंदू टेम्पल कैसे बनता, ठीक है? जी, उनको इतने हाईएस्ट अवार्ड कैसे मिलते? कुछ ना कुछ तो बात थी क्योंकि क्योंकि आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं वसुधैव कुटुंब, मतलब सारा जग अपना एक ही फैमिली है। वो जी, एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमें सबका साथ, सबका विकास, उनका एक ही चीज़ है। भले ही वो भारत के लिए हो और इंटरनेशनली भी हो, वो एक ही चीज़ है। और हुँ, ट्रेड के बाद सब समझते हैं, ठीक है? जापान और चाइना के बीच में जो 2 दुश्मनी है, आपको मालूम है इंडिया और पाकिस्तान से भी बढ़कर है। पर बिल्कुल। जापान और चाइना आपस में ट्रेड करते हैं। दोनों एक-दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और ट्रेडिंग पार्टनर भी है। जी, चलिए बात यहाँ पे आ जाता हूँ अभी अफ़गानिस्तान में। 15 अगस्त 2021 को जब अफ़गानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ था और वहाँ पे जब उस समय लगा था पाकिस्तान के आईएसआई चीफ भी उधर गए थे, आपको याद होगा। जी, और बिल्कुल यार। वहाँ हाँ, और वहाँ पे बात हो रही थी कि इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स लेवरेज, भारत अपना एक जो बोलते हैं लेवरेज खो चुका है अफ़गानिस्तान में। जी, ठीक है, सबको वो लग रहा था, वेस्टर्न एनालिस्ट ने भी यही बात की थी और सब लोग एक तरह से खुशी का माहौल था कि पाकिस्तान की स्थिति स्ट्रॉन्ग हो गई है। बट लोग भूल चुके थे कि भारत ने कभी भी ना तो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था, ना तालिबान को सपोर्ट किया था। उन्होंने सपोर्ट किया था अफ़गानिस्तान की आवाम को। जब उनको जी। प्रॉब्लम आई थी, 2,50,000 टन व्हीट भेजा था। फिर उनको जब अर्थक्वेक में जब रिलीफ चाहिए, तब उन्होंने मेडिकल एड भेजा है। उन्होंने वैक्सीन्स भेजा है और भी बहुत तरीके से हेल्प की है। उमेश जी 2001 उमेश हुँ, जी, अफ़गानिस्तान पे बिल्कुल मैं आ रहा हूँ वो क्योंकि बड़ी अहम डेवलपमेंट है इस रीजन के हवाले से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया तीनों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और बाकी दुनिया की नज़रें भी हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है, दुनिया ने इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, बहुत सारे मसले-मसाइल भी वहाँ पे चल रहे हैं स्पेशली जो वुमेन राइट्स है उसके हवाले से मैं पाकिस्तान से बैठकर आवाज़ उठाता हूँ और वक़्तन-फ़ौक़्तन उठाता हूँ। जब भी आमिर खान मुत्तकी पाकिस्तान आए हैं, तो मैंने उनसे इस हवाले से ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैंने पर्सनली उनसे क्वेश्चंस किए हैं। लेकिन थोड़ा-सा मैं ब्रिक्स पे थोड़ा-सा इसलिए वो रहना चाहता हूँ कि ब्रिक्स के हवाले से आपने बात की जापान और चाइना के दरमियान प्रॉब्लम्स की, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया और चीन के दरमियान भी प्रॉब्लम्स हैं। अभी शायद कम हुई है लेकिन अच्छी खासी रही हैं, जंगें भी हुई हैं और अभी रीसेंट पास्ट में तो कुछ साल पहले जो डोकलाम का मसला हुआ। लेकिन फिर पाकिस्तान को क्यों आने नहीं दिया जा रहा ब्रिक्स में? क्या नुकसान हो सकते हैं इंडिया को? द सेकंड जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूँगा, कारोबार क्यों नहीं आपस में इनके हो सकता? अगर उनके बीच में हो सकता है तो इनके बीच में ठीक है, मुझे पता है 4 जंगें भी हुई हैं, हालात कुछ आइडियल नहीं है।
लेकिन दुनिया में ऐसी मिसालें हमारे सामने हैं कि उनके हालात आइडियल नहीं है, लेकिन उनके बीच में कारोबार चल रहा देखिए, भारत और पाकिस्तान में किसने बोला ट्रेड नहीं होता है? है। ट्रेड जी, होता है ना। जी, सारा जो ट्रेड होता है राउंड ट्रिपिंग के थ्रू होता है, दुबई के थ्रू, जी। ठीक है? भारत और पाकिस्तान में कुछ ताकतें हैं, वो ट्रेड चाहती नहीं है कि आपस में हो, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सन्ट्रेटेड बेनिफिट है। ओके, जैसे आपने बरोबर बोला है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को अभी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ओके। पाकिस्तान के अंदर जो आप देख लीजिए, आईएमएफ से वो लोन ले रहा है, वो जी, जहाँ देखिए चाइना से लोन ले रहा है, वो सऊदी अरेबिया से लोन ले रहा है। तो ब्रिक्स के अंदर भी सबको डर है कि पाकिस्तान आ जाए तो उधर भी लोन लेगा, और चुकाने पाने की उसकी हिम्मत नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान को दिवाला कर दिया है। आप सोचिए, आपको याद होगा 20 साल पहले एक बात हुई थी ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। उसमें क्या था, बिल्कुल। ईरान से पाइपलाइन आती इंडिया और पाकिस्तान बीच में था। इंडिया और ईरान दोनों पाकिस्तान को रॉयल्टी देते हैं। बिल्कुल किसके देख कारण? वो जो गैस पाकिस्तान को भी आती, इंडिया को भी आती, और अगर जो फायदा इंडिया को ₹1 का होता था, पाकिस्तान को डबल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक जी, है? तो अब मैं बात कर रहा हूँ सीपेक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है बताइए? हुँ, आपने अपनी धरती दी है, चाइना यूज कर रहा है इज एन ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट, ठीक है, उसको स्ट्रेट ऑफ मलाका से करने के लिए। तो पाकिस्तान की जमीन यूज कर रहा है, पाकिस्तान में वो अपने पावर प्लांट डाल रहा है, पाकिस्तान में रेलवे टनल्स डाल रहा है, पावर और रोड डाल रहा है। तो पाकिस्तान को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। इसको उसने डेब्ट क्यों बताया, और वो भी डेब्ट हाई इंटरेस्ट रेट पे। हुँ, आप सोचिए, जो मुझे समझ में आया है, 6.25% डाला है, उसमें भी चाइनीज वर्कर्स आते हैं, चाइना के रॉ मटेरियल्स होते हैं, पाकिस्तान को तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। हुँ। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को ही बेच डाला चाइना के पास, और आज 50 बिलियन या $60 बिलियन का लोन छिड़ गया। और अब नहीं जी, जी, वो बात आपकी सही है। बिल्कुल इसमें ये बात पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने की मैंने खुद की है, मेरे जैसे और बहुत बेशुमार लोग हैं। लोगों ने लिखा भी है, शोज़ भी हमने देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई और लाज़मी-सी बात है होना भी चाहिए इंटरेस्ट मार्कअप क्योंकि वो बर्डन तो मेरे जैसे आम पाकिस्तानी पे पड़ना है ना, वो तो मेरे हुक्मरानों पे थोड़ी पड़ना है। वो शहबाज़ शरीफ साहब ने थोड़ी वो इंटरेस्ट पे करना है या आसिफ ज़रदारी साहब ने या किसी और ने तो नहीं पे करना, वो तो मैं और या मेरे जैसे जो 240 मिलियन की जनता रहती है, उन्होंने पे करना है। लेकिन सर, आपने ईरान गैस पाइपलाइन की बात की, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के। पाकिस्तान के भी बुरे नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूँ शायद हिंदुस्तान के हमसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात है ईरान के साथ। फिर टापी गैस है, तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान। अब उसके ऊपर भी हमने देखा अशरफ गनी साहब थे, मियाँ साहब थे और उस वक़्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब, इन सब ने मिलकर कहा कि जी हम इसको शुरू करवाएँगे। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं? अफ़गानिस्तान के साथ भी बेहतर ताल्लुक है हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का भी अप्स एंड डाउन का शिकार रहता है, लेकिन रहता है, खत्म नहीं होता। तो ये चीज़ें क्यों हम नहीं कर पा रहे? इसकी क्या मेन रीज़न आपको क्या नज़र आता है इस चीज़ के पीछे? ये अमेरिकन इंटरफियरेंस है, हुँ, ठीक है? आपको याद होगा ये प्रोजेक्ट की नींव रख चुकी थी 2 20 साल पहले। पर या अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे ईरान पे, जी, और बिल्कुल। उन्होंने फोर्स भी किया था कि इंडिया ईरान से अभी तेल नहीं लेगा, हाँ, और उनको सैंक्शन कर दिया, स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर निकाल दिया, ठीक है? पाकिस्तान को भी वैसा ही किया, ठीक है? आपने बरोबर बोला है कि पाकिस्तान की आवाम को प्रॉब्लम हो रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरान को प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आपके जी, जैसे लोगों को जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनको प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आपने बरोबर बताया कि ब्रिक्स में जो लोकल करेंसी की बात होती है, जी, जैसे आपने देखा है, जैसे ही ट्रम्प साहब आए, उन्होंने बोल दिया अगर आपने अल्टरनेटिव करेंसी चालू कर दोगे, तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। हाँ, तो ब्रिक्स ब्रिक्स के अंदर जो लोकल करेंसी का ट्रेड का मैकेनिज्म है, और ब्रिक्स करेंसी की जो बात हो रही थी, जिसके अंदर मेरे हिसाब से 50% गोल्ड और नेचुरल रिसोर्सेज रहेगा, 50% उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से कुछ फॉर्मूला भी रेडी हो चुका था। ब्रिक्स के अंदर ग्रेन एक्सचेंज चालू होने वाला था। ब्रिक्स के अंदर एक तरह से पैरेलल सिस्टम बन रहा था। हुँ, आईएमएफ के हिसाब से एनडीबी चालू हो रहा था। सडनली सब बंद हो गया क्योंकि ट्रम्प ने सीधा बोल दिया अगर आपने किया तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। और उसके आप देखिए अमेरिका के पास 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। कोई भी अमेरिका से पंगा नहीं ले सकता। तो 4 साल के लिए ब्रिक्स करेंसी गई खड्डे में।
2028 से पहले लेकिन कुछ नहीं इतनी हो सकता। ताकतवर कंट्रीज़ हैं, मतलब टॉप 5, टॉप 6 इकोनॉमीज़ हैं सारी। रशिया को देख ले, चाइना को देख ले, हिंदुस्तान को देख ले, अब इंडोनेशिया को देख ले, साउथ अफ्रीका को देख ले। तो एक अमेरिका के सामने मैं ये नहीं कहता कि जाके कोई अपनी बंदूकें उठा के और उसके पीछे पड़ जाए, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना। आप लोग मतलब जी टू जी जो आप लोगों के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आप लोगों के मतलब मुख्तलिफ फोरम्स में आप अमेरिका के जिसे कहते हैं कि आप अलाइज़ अलाइज़ हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अलाइज वो कहता है कि इंडिया हमारा है। तो ये वाली बात कैसे नहीं मनवा सकते? मतलब और इतने इतने सारी कंट्रीज़ और पावरफुल कंट्रीज़ है। ये कोई आम कंट्रीज़ थोड़ी है कि छोटे-छोटे ममालिक है, उनका कोई उनकी ताकत नहीं है या उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। देखिए फ़खर साहब, हाँ, बता देता हूँ, वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ हैं और एग्ज़ैक्टली। अमेरिका के पास 800 ओवरसीज़ मिलिट्री बेसेस हैं, जी, बिल्कुल। ठीक है? उसके पास उसके अलावा उनके पास डॉलर है, वो सिर्फ़ डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बाद उनके पास आर्म्स है, जो उसको सपोर्ट करने के लिए उनकी मिलिट्री रखी हुई है। जी, अगर ये डॉलर लोग यूज़ करना बंद कर देंगे, तो अमेरिका भिखारी हो जाएगा, जी। अमेरिका कंज़म्पशन नहीं कर पाएगा, तो अमेरिका का सर्वाइवल उसका डॉलर है। तो आप समझ जाइए वो किसी की बात सुनने वाला नहीं है। अभी आपने देखा कि कैसे उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को बोल दिया गवर्नर ऑफ कनाडा। उन्होंने हाँ, मेक्सिको को बोल दिया आप हमारे 52nd स्टेट बन जाइए। ग्रीनलैंड को बोल दिया कि हम उनको परचेज़ कर लेंगे। पनामा कैनाल को बोल दिया कि हम इसको अमेरिका के कंट्रोल में ले लेंगे। गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बना देंगे। तो अमेरिका अपना वर्चस्व दिखा रहा है। आप भले ही माने नहीं माने, अमेरिकन नहीं, एम्पायर हम तो मानते हैं, हम पाकिस्तानी तो हम मानते हैं, हमें तो नहीं। हमें हमसे बेहतर किसको पता होगा, लेकिन ये बाकी जो इतने बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं, वो क्या मतलब पीछे सामने वो बिल्कुल ही बैठ गए और लेट गए। उसका अब मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानियों को तो उससे बेहतर हमें हमसे बेहतर किसको पता होगा? हम तो कर्ज़ भी उनसे लेते हैं, आईएमएफ से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, टेक्नोलॉज़ीज़ भी उनकी इस्तेमाल करते हैं। तो हमें तो प्रेशर का पता है उनका कि उनके पास ताकत है, दुनिया की सुपर पावर है। लेकिन मैं चीन, रशिया और इंडिया को जब देखता हूँ, तो फिर तो मुझे लगता है कि हाँ, वो अमेरिका से बात कर सकते हैं ना। उनके पास तो इकोनॉमीज़ भी अच्छी हैं, उनके पास अपना मतलब एक जिसे कहते हैं कि एक बड़ा अच्छा मज़बूत जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। पाकिस्तान के मुकाबले में अगर मैं देखता हूँ, तो वो तो बात कर सकते हैं ना कि अपनी लोकल करेंसी अगर ईयू यूज़ कर रहा है, यूरो बाकी दुनिया में डॉलर उन्होंने डाला है, तो ये भी तो कोई करेंसी ऐसी वो लॉन्च कर सकते हैं। फक्कर साहब एक चीज़ दिखाइए कि आपने बरोबर बोला है कि ईयू यूज़ कर रहा है। आज यूरोपियन यूनियन खुद यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लॉगरहेड्स पे है। उन्होंने बोल दिया ग्रीनलैंड पे आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते, हाँ। ठीक है? फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मैक्रोन ने वार्न किया ट्रम्प को। जर्मन के जो प्रेसिडेंट है ओलाफ शोल्ज चांसलर है, उन्होंने भी जी, वार्न किया है। तो अब अमेरिका और उनके एलाइज के बीच में खुद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक अमेरिकन है। दादागिरी आपको माननी पड़ेगी। ओलाफ शोल्ज की सरकार गिर गई। मैक्रोन की जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उन्होंने रिजाइन कर दिया। अभी कीथ स्टार्मर के अगेंस्ट इलॉन मस्क ने बोलना हाँ, चालू कर बिल्कुल। दिया, यस, ठीक है? यस, एग्ज़ैक्टली। तो एक तरह से क्रिश्चियन जो नेशनलिस्ट जो वेस्ट में हैं, वो अभी वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, ठीक है? फाइन। और एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि अमेरिका के सामने भले ही आप उनके एलाइज़ हो, कोई भी हो, इट हैज़ टू सर्व द अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। और लोग बोलते हैं कि अमेरिका और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। मेरे ख्याल से कोई युद्ध नहीं चल रहा। यूक्रेन जो वॉर है एक फिक्स मैच है। अगर इतना ही प्रॉब्लम होता तो 2-3 महीने पहले तक रशिया अमेरिका को यूरेनियम क्यों बेच रहा था? हुँ। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से कुछ उन्होंने बहुत एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचा था। और सेकंड आपने बोला था यूरोज़ोन का। या आज जिस हिसाब से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ाया है, उससे हाँ। फाइ उसको उसको नुकसान तो रशिया को हुआ, यूरोप को ज़्यादा नुकसान हुआ। अब एलएनजी टैंकर से 3 टाइम्स तक प्राइस में उनको गैस मिल एक्सपेंसिव रही है। पड़ेगा बिल्कुल यूरोपीय यूनियन और को, और क्योंकि गैस सप्लाई उनको रशिया से ही जा रही थी। हाँ, रशिया के दाम पे अगर ₹1 में जा रही थी, तो उधर ₹3 में ले रहे हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। जिसके कारण यूरोपियन इकोनॉमी अभी रिसेशन में है। जर्मनी का 3 हुँ, क्वार्टर रिसेशन में है। वहाँ पे बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जर्मन इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही है और वो या रिलोकेट हो रही है अमेरिका में। तो अमेरिका का तो सीधा-साधा प्लान है, मुझे लगता है कि यूरोज़ोन को खत्म करने का है। और ओके। जिस हिसाब से वो ग्रीनलैंड को बोल रहे हैं, तो इसमें वो यूरोज़ोन को एक तरह से खत्म ही करेंगे। इलॉन मस्क ने एएफपी पार्टी जो जर्मनी में है, फार राइट पार्टी है, हाँ, उसको बिल्कुल, सपोर्ट हाँ। कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? तो आप समझ जाइए अमेरिका का ये प्लान है कि वो यूरोज़ोन को खत्म करे।
और राइट, सेकंड, सब लोग बोलते हैं कि रशिया के ऊपर सैंक्शन हुआ, रशिया तो इससे फायदा ही हुआ ना, जो तेल $30 में बिक रहा है, आज $80 में बिक रहा है, बिल्कुल ठीक है। है? एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली, पूरा आज ऐसा हुआ है कि चाइना टोटली डिपेंडेंट हो गया रशिया के ऊपर। या रशिया के बिल्कुल, पास है फ्यूल, फूड एंड फर्टिलाइजर्स, तीनों के दाम बढ़ गए हैं। रशिया को तो ऊपर से रशियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अभी 2% या 3% पे, पूरा यूरोज़ोन रिसेशन में है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। ऐसा है सर, ये सब चीज़ ये रशिया और अमेरिका का फिक्स मैच है यूक्रेन में, ओके, और इसमें एक तरह से ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि यूरोज़ोन को बर्बाद करें और दूसरी तरफ चाइना को बर्बाद करें। आपने फाइन, सुना होगा कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था, याद बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। या चाइना के अंदर भी वही हो रहा है। चाइना क्या कर रहा है अभी वर्ल्ड ओवर अपनी एक्सपोर्ट मार्केट पकड़ने के लिए सब्सिडी दे रहा है। तो मतलब हुँ, कहीं न कहीं डेफिसिट तो हो ही रहा है चाइना में, और बिल्कुल चाइना ठीक का कह रहे डिफेंस हैं। बजट भी बढ़ रहा है। तो अमेरिका एग्ज़ैक्टली, ने क्या किया, रशिया के लिए यूक्रेन फ्रंट चालू कर दिया, चाइना के लिए ताइवान चालू कर दिया। नैन्सी पेलोसी 2022 में शी विजिटेड ताइवान एज़ अ स्पीकर, उस समय बिल्कुल स्पीकर किया थी। था, बिल्कुल और याद है भारत मुझे। के बैकयार्ड में उन्होंने बांग्लादेश चालू कर दिया, यूनेस्को बैठा के। हुँ, तो हुँ। अमेरिका ने बता दिया है कि भले ही आप कुछ भी करो, हम आपके बैकयार्ड में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वो ओके, है यानी अमेरिकन। आपका मतलब है चीन और हिंदुस्तान के लिए तो कर रहे हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट। रशिया के लिए भी कर दिया ना, यूक्रेन को करके। रशिया का तो वो 3 साल हो गए, बल्कि चौथे साल में वो जंग मेरा ख़्याल 4 दे साल होने को है फ़रवरी में। देखिए पुतिन साहब एक बहुत ही ब पहले एक स्पाई केजीबी में स्पाई रह चुके हैं। या उनको जियोपॉलिटिक्स मालूम है। उन्होंने एडversity को अपॉर्च्युनिटी में यूज़ किया। बिल्कुल कन्वर्ट किया इसको। अच्छा उमेश जी अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, इस वक़्त पाकिस्तान के साथ उनका मतलब अभी रिसेंटली दोनों की फ़ोर्सेज़ आमने-सामने रही और काफ़ी सारे क्लैशेज़ हुए। उससे पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था और उसी के जवाब में उन्होंने फिर पाकिस्तान के ऊपर मतलब अटैक करने की कोशिश की। इस दौरान जहाँ तक फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की बात है उनका मिलना यूएई में, कितनी बड़ी डेवलपमेंट आपको लगती है और आगे जाकर इन फ्यूचर और नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान? देखिए इंडिया का तो एक ही चीज़ है कि वो अफ़गान की अवाम के साथ है, और वहाँ पे जो भी रूलर है उनको इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स मिल रहा है। ठीक है, हुँ, पहले नॉर्दर्न अलायंस में थे, जब उनकी सरकार थी तो उनको सपोर्ट करते थे, अब तालिबान है तो उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो हुँ, जो एड है वो तो भारत कोई मिलिट्री एडवांस सपोर्ट नहीं कर रहा है। भारत उनको एड दे रहा है, उधर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चालू करने वाला है। वहाँ की अफ़गानिस्तान की नेशनल असेंबली हमने बनाई है, उधर डैम्स बनाए हैं, पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, स्कूल्स बनाए, एजुकेशन में ध्यान दिया है। और सेकंड, इंडिया कोई इंटरफेरेंस करने वाला नहीं है। भले ही तालिबान वहाँ पे औरतों के ऊपर कितने भी मतलब पाबंदी लगा दे, भारत कुछ बोलने वाला नहीं है। और भारत ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि आपकी क्रिकेट टीम को हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि क्रिकेट इज़ वन ऑफ द पैशन इन अफ़गानिस्तान। और आपको आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अफ़गानिस्तान के साथ खेलने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने फीमेल प्लेयर्स को बैन कर दिया है। हाँ, तो बिल्कुल, भारत ने ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी में। भारत कोई इंटरफेरेंस नहीं करने वाला। भारत का एक ही चीज़ है कि हम अफ़गान स्टूडेंट्स अगर इंडिया में आके पढ़ना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। उन्होंने एक तरह से बता दिया है कि अगर आप भारत के साथ रहोगे, भारत के साथ पीस रहोगे, तो आपको डेवलपमेंट मिलेगा। एक मॉडल दिया है कि पाकिस्तान को भी एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द है, उनको कंट्रोल करिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड टाइज बढ़ाइए। उससे फ़ायदा अगर भारत को ₹1 है, तो पाकिस्तान को ₹2 है। क्योंकि अभी जो ट्रेड होता है वो दुबई से हो रहा है। दुबई बिल्कुल, में जी, दुबई में एक कार्टेल है जो राउंड ट्रिपिंग करके दोनों जगह से पैसे बना रहा है, ऐसा ही है। ठीक है? तो इसका कोई मतलब नहीं है, और मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान अगर समझ जाए, आप देख लीजिए ना श्रीलंका की हालत क्या थी, हाँ, बिल्कुल, राजपक्षे को भागना पड़ा, पर आज श्रीलंका इज़ एबल टू रीपे इट्स डेब्ट्स। या मालदीव्स की हालत देख लीजिए क्या हुआ। मुज़ू ने इतना बात किया था, लास्ट में वो खुद आया, उसके बाद उसने अपने फॉरेन मिनिस्टर को हाँ, भेजा, बिल्कुल अभी और विज़िट किया। अभी कल कल वो डिफेंस मिनिस्टर आके गया। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, और आप एग्ज़ैक्टली देख बिल्कुल लीजिए अभी बांग्लादेश की हालत कैसी खराब हो रही है, वहाँ की बैंक्स बर्बाद हो रही है, उनका एक टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट्स है, वो खत्म होता जा रहा है। बांग्लादेश की इकोनॉमी चरमरा गई है। तो देखिए भारत के साथ अगर आप दुश्मनी पाल के रखेंगे, नुकसान आपको है। भारत को तो चलो ₹1 का नुकसान है तो आपको ₹3 का नुकसान है।
फायदा किसको ज्यादा है? भारत के साथ आप भी फायदा कर सकते हो। आपको ध्यान होगा 2009 में बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम था $698 और हुँ, 2024 में $2,400 हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पाकिस्तान इस से इस वक़्त ज़्यादा है। हाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी 270 बिलियन की थी, इनकी 300 बिलियन पहुंच गई। बिल्कुल और ऐसा आप ही है, देखिए बिल्कुल। रिवर्स हो चुका है। अब इनकी ग्रोथ रेट नीचे आने चालू हो गई है। इंटरनेशनली इनको अभी कोई इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। सब सिंपल सा एक ही मैसेज है, अगर सब कॉन्टिनेंट में आप चाइना से अपना इन्फ्लुएंस कम करोगे और भारत के साथ अलाइन होंगे, वो छोड़ दीजिए, जो टेरिटरी है आपके पास एक बार रख लीजिए, ट्रेड चालू करिए, फिर बाद में आपको समझ में आएगा। कश्मीर आप हुँ, पाकिस्तान आईएमएफ से $7 बिलियन का लोन मांगने जाता है। भारत की करेंसी में 60,000 करोड़ होता है। जी, भारत कश्मीर में 1,18,000 करोड़ का डेवलपमेंट एड मतलब उन्होंने सैंक्शन किया हुआ है, आउटले राइट, किया हुआ है। सोच सही। लीजिए। तो बिल्कुल सही। फर्क तो डेटा और फिगर्स में दिखता ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो ही रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है और इस वक़्त बेसिकली पाकिस्तान क्योंकि अंदरूनी कुछ हालात ऐसे बने हुए हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए मुश्किल है स्पेशली टीटीपी और पाकिस्तान का ये क्लेम है कि उनको अफ़गानिस्तान से फुल सपोर्ट मिलती है और अभी शायद पाकिस्तान के कंसर्न्स ये नज़र आ रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान में आएगा तो हो सकता है हमारे लिए हालात और मुश्किल हो जाए। लेकिन ये फ़ैसला तो वक़्त करेगा आगे जाके जैसे-जैसे होगा क्योंकि अगर लास्ट 3 या 4 इयर्स की बात की जाए तो इंडिया इन्फ्लुएंस तो अफ़गानिस्तान में नहीं था, लेकिन टीटीपी ने फिर भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हालात खड़े किए हैं और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ अपने मसाइल के ऊपर तवज्जो देने की बड़ी सख्त ज़रूरत है और वो भी एक प्रॉपर तरीक़ाकार के तहत। अगर ये किया जाए तो मेरे ख़्याल में हमारा नेबर है और ना वो कहीं और जा सकते हैं और ना हम कहीं और जा सकते हैं, दोनों ने इधर रहना है। हमेश अग्रवाल साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। जय सिया राम। थैंक यू सर।